हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। देखो आज का हमारा टॉपिक है फॉर द सीए और सीएमए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ ईसोप और स्वेट इक्विटी शेयर्स व्हिच आर ग्रांटेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। पहली बात तो आती है कि ये जो टैक्सेबिलिटी है, मतलब ये जो स्कीम है ईसोप की, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो आओ समझते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, क्या रहता है ना, अब एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये एक एम्प्लॉय है, ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं आपको इसका ना एजेंडा बता देती हूँ कि ईसोप इशू क्यों किए जाते हैं। कंपनी को पता है कि मैं इसको जो है इस टाइम पर 1 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी दे रहा हूँ। हाँ जी, बट नाउ दे हैव अ डाउट इन देयर माइंड, जो एक्चुअल आजकल हो रहा है क्या। अब कल को कोई दूसरी कंपनी आएगी, वो कहेगी सुनो चिंतामणि, हम तुमको देते हैं 1,20,000 रुपए, तुम इस कंपनी को छोड़ के हमारे पास ज्वाइन कर लो। तो ये एम्प्लॉय भी ऑब्वियसली सोचेगा ही ना कि हाँ भाई, मेरी ग्रोथ जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में हो रही है, बी कंपनी में, मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ। इसको रोकने के लिए कंपनी ने, जो ए कंपनी है, उसने अपना दिमाग चलाया। क्या करा उसने? उसने ये बोला कि एक काम करते हैं, ये जो हमारा एम्प्लॉय है ना, इसको हम ऑनर बना देते हैं। मैम कंपनी नाम कर दी क्या? अरे रुको, तो कैसे नाम करी समझो। देखो उसने ये बोला, इसको हम ऑनर बना देते हैं, यानी कि इसको हम हमारी कंपनी के थोड़े से शेयर्स अलॉट कर देते हैं। अब जब वो शेयर होल्डर होगा ना, एक अभी तक वो एम्प्लॉय था। आप खुद सोचो, आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है एज एन एम्प्लॉय आप अच्छे से काम करोगे, उस कंपनी के साथ स्टिक रहोगे, या फिर एज एन ऑनर। ऑब्वियसली एज एन ऑनर हमें पता है उसमें हमारी ग्रोथ हो रही है। तो शेयर्स कैसे इशू किए गए? अब इस एम्प्लॉय को बोला गया कि एम्प्लॉय सुनो, इस टाइम पर हमारे शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, शेयर्स की वो फेयर मार्केट वैल्यू इस टाइम है 100 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तुम लेना चाहते हो शेयर? उसने कहा सर देखो, 100 रुपए के शेयर खरीदना है, ठीक है मैं खरीद लेता हूँ, अगर मेरा मन होगा तो खरीदूंगा, मेरा क्या बेनिफिट। उसको बोला हम तुम्हें ये 100 रुपए का जो शेयर है, इसको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज में दे रहे हैं। ऐसा क्यों? अरे कम पे शेयर, डिस्काउंट पे। अब हमें तो सेल से डिस्काउंट से सबको बड़ा प्यार होता है ना, डेफिनेटली सेल लगी एंड वी जस्ट गो टू शॉपिंग ना। अब यहाँ तो कंपनी का ऑनर बनने की बात आ रही थी। तो 100 रुपए का शेयर 40 रुपए में मिल रहा है, वो भी उस कंपनी का जहाँ वो काम कर रहा है। उसको पता है कि हाँ, मैं मेहनत करके इस कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकता हूँ। तो उसने ये कहा ठीक है, उसको ये ऑप्शन दिया गया। टर्म्स को समझना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, अभी समझाऊंगी भी कैसे। ऑप्शन दिया गया, इफ यू वांट सो यू कैन बाय द शेयर विच इज हैविंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 एट जस्ट ₹40। तो उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक सही था, एम्प्लॉयर खुश, एम्प्लॉय खुश, सब बड़े खुश थे। लेकिन बात आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला रुक जाओ, इतना कुछ कर रहे हो, मुझे कैसे भूल सकते हो। उसने कहा भाई देखो, 100 रुपए का शेयर 40 रुपए में ले रहे हो, यानी 60 रुपए का बेनिफिट हो गया। हाँ हो गया, 60 रुपए का बेनिफिट हो गया। तो ये 60 रुपए यानी तुम्हारी इनकम हो गई। अब इनकम हुई है तो मुझे इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ये है यहाँ पर टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया कि कितने अमाउंट पे टैक्स देना है। ठीक है, तो जितनी फेयर मार्केट वैल्यू है, वैसे नॉर्मली खरीदता 100 रुपए में मिलता, 40 रुपए में 40 रुपए उसने पे कर दिए, यानी 60 रुपए का 60 रुपीज का उसको बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई। ठीक है, यही है स्टूडेंट इसकी टैक्सेबिलिटी। लिखो एक बार, टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी कितनी टैक्सेबिलिटी इसकी रहती है? तो जो भी उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है। अब बात आती है फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन पे देखनी है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हो सकता था उसने इसको ऑप्शन दिया था, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुमको तो खरीदना ही पड़ेगा शेयर, नहीं। उसको ऑप्शन दिया, कौन सी को दिया उसने? 19 अगस्त को 2025 को ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब 19 अगस्त 2025 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन एम्प्लॉय ने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, यानी कि उसको ऑप्शन को अवेल किया, हाँ मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, ऑन 23 अगस्त 2025। अब बात आती है फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की देखेंगे, बिकॉज ये तो डे बाई डे चेंज होती है, 19 अगस्त की या 23 अगस्त की। खुद सोच के फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो, जो मैं बाद में पढ़ूंगी, कि हाँ आपको क्या लगा कि 19 अगस्त की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए या फिर 23 अगस्त की। सेल के लिए सामान खरीदने जाते हो तो क्या सोचते हो किस दिन की वैल्यू मिलेगी?
ऑब्वियसली ना दिमाग में होता है अच्छा तो आज इस पर हम करंट की बात करते हैं ना कि जिस टाइम पर हम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उस सेल में कुछ सामान खरीद रहे हैं, यानी 23 अगस्त। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। समझ आई? जिस दिन ऑप्शन को जो है एक्सरसाइज किया गया यानी उस ऑप्शन को लिया गया है। स्टूडेंट्स मैं इसी के साथ आपको बता दूं, हम हमारे सीए और सीएमए इंटरमीडिएट का कंप्लीट सिलेबस जो है वो यूट्यूब पे ही करने वाले हैं। तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। कहीं कोई डाउट आ रहा है इन द इनकम टैक्स और जीएसटी, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ठीक है, हाँ, डेली बेसिस पे होगा और हम हमारा कंप्लीट सिलेबस क्वेश्चंस उसमें यहाँ पे कवर कर लेंगे। यस, ओके, चलो। तो अब इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्टूडेंट कि फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड। अच्छा मैम, ये डिटरमाइन कौन करता है कि कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है? तो इसके लिए एक मेथड होता है, उसकी भी बात करेंगे। डिटरमाइंड एज पर प्रिस्क्राइब्ड मेथड। आज की क्लास में इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ईसोप के बारे में ही समझाऊंगी कि इस पे आपकी अच्छे से ग्रिप बन सके। एज पर प्रिस्क्राइब्ड मेथड, जो भी मेथड हमें प्रिस्क्राइब किया गया है किसका? ऑफ द, इसको हम ईसोप तो कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, साथ ही साथ इसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला जाता है। बेसिकली ये बोला गया कि एम्प्लॉय ने इतना हार्डवर्क किया, उसके स्वेट के बदले उसको इक्विटी शेयर्स मिले। ठीक है, ऐसे समझना। तो ऑफ द security means that is the ESOP or shares which have been issued to the employee, or sweat equity shares or sweat equity shares. Now the most important thing कि कौन सी डेट का देखना है हमको, जल्दी से बताओ। सो ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, कौन सी डेट की एफएमवी देखोगे? ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। ऑप्शन इज एक्सरसाइज, जिस दिन उसने ये ऑप्शन अवेल किया कि हाँ आज मैं इसको खरीद रहा हूँ। अब लेकिन इसमें से बात आती है, इसमें से क्या माइनस कर देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जितना उसने पे कर दिया कंपनी को, क्योंकि 100 रुपए में से 40 रुपए पे कर दिए तो 60 रुपए का ही बेनिफिट हुआ। लेस अमाउंट एक्चुअली पेड बाय, जो उसने पे किया या कंपनी ने उससे ले लिया, एक्चुअली पेड बाय और रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय or recovered by the employee in respect of such security or shares, in respect of such security or shares। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है वो कहते हैं कि चलो ठीक है हमारी सैलरी से कट करें, कुछ तो रिकवर कर रहे हैं, मतलब जितना अमाउंट का बेनिफिट हुआ है ना सिर्फ वही देखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो ये हमारी आ गई वैल्यूएशन कि कितनी वैल्यू पर टैक्स लगेगा। अब आई होप आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब समझ आ गया, आपको ऑप्शन का मतलब समझ आ गया। यस, अब स्टूडेंट आपको मैं बताती हूँ इसका प्रिस्क्राइब्ड मेथड कि कौन सा मेथड है जिससे कि एफएमवी देखी जाती है। आइए देखते हैं। तो देखो, इस कैटेगरी को ना मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जब भी हम एफएमवी देखेंगे। ठीक है, तो हमें एफएमवी देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज कि हमारा जो स्वेट इक्विटी शेयर है या जो सिक्योरिटी है वो कौन से क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। पहला तो आ गया, अगर वो शेयर्स लिस्टेड इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है, वो लिस्टेड थे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, या फिर वो लिस्ट नहीं थे, वो अनलिस्टेड हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे उनको लिस्ट नहीं करा गया। अब हो सकता है थर्ड क्राइटेरिया, वो शेयर्स नहीं सिक्योरिटी होंगी। ठीक है, शेयर्स नहीं, वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी दैट इज नॉट बीइंग एन शेयर। अब पहले बात करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अच्छा हम एफएमवी कौन सी डेट की देखेंगे? ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, लेकिन डिफरेंट क्राइटेरियाज में यहाँ कुछ बदलेगा, वो समझते हैं, आ जाओ। लेकिन इससे पहले फटाफट कमेंट करो क्लास कैसी समझ आ रही है। देखो स्टूडेंट्स, पहले केस में तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है ना, पहले लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। केस 1 यहाँ पे ले लेते हैं इनका। इसमें जो ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, ये सिर्फ किसी एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थे। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमारे शेयर्स हैं वो लिस्ट हो, लेकिन इन आर केस नंबर 1 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ओनली ऑन 1 स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वो किसी एक ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे, लिख लो, listed on only one recognized stock exchange, on only one recognized stock exchange।
क्योंकि देखो ना, एक पर है तो हमें पता है हमें उसी की एफएमवी देखनी है, कैसे देखनी है बस अब वो देखते हैं। अब स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है, अब इसने कहा अरे भाई एक काम करो ना, एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर है, हाँ जी, उसी की एफएमवी देख लो। बट देखे कैसे, दिन शुरू होने पे एफएमवी कुछ और होती है, दैट इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर। खत्म होते होते उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंडिंग न्यूज एंड द एरा, ठीक है। तो ऐसे में ओपनिंग प्राइस देखना है या क्लोजिंग प्राइस? देखो स्टूडेंट, अगर वो किसी एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और उस दिन, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन वहां कोई ट्रेड हुआ, जरूरी तो नहीं है ना कि रोज ही उस शेयर के लिए कोई ट्रेड होगा। मतलब ट्रेड का मतलब होता है उस शेयर को किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा। ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी ना कि रोज की रोज जो है कोई शेयर को खरीदे बेचे उस कंपनी के, नहीं, हो सकता है किसी दिन ना खरीदे। लेकिन इन आ सिनारियो नंबर ए, अब ये जो सिनारियो है मैं इसको सिनारियो ए का नाम दे रही हूँ। सिनारियो ए में क्या हुआ है कि एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है और साथ ही साथ स्टूडेंट ट्रेडेड ऑन दैट डे, ट्रेडेड ट्रेडेड ऑन दैट डे, ट्रेडेड ऑन दैट डे ऑन दैट एक्सचेंज, जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उस पर उसको उस दिन ट्रेड किया गया है। अगर ऐसा है कि जहां पर वो एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थे, साथ ही साइड पे क्या हुआ वहां पर ट्रेड भी हुआ, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या होगा, हम लेंगे जितना भी उसका ओपनिंग प्राइस था शेयर का प्लस उसका क्लोजिंग प्राइस, यस प्लस, डिवाइडेड बाय 2, यानी उसकी एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? मान लो सुबह ओपनिंग प्राइस 100 रुपए था, क्लोजिंग प्राइस 120 रुपए आया, सो 100 प्लस 120 दैट इज 220 रुपए डिवाइडेड बाय 2, 110 की एफएमवी वहां पे कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सिनारियो आता है, दैट इज सिनारियो नंबर बी। ठीक है, सिनारियो बी में हमारे पास क्या आता है कि उस दिन जो है स्टूडेंट, ये सीए और सीएमए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपने इसको इतना इनडेप्थ ना पढ़ा हो, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। आजकल आपको पता है कि जो शेयर मार्केट है दैट इज ऑन द टॉप, हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हो सकता है ना हमारा इंस्टीट्यूट भी हमसे ये चाहेगा कि हाँ हमें इसके बारे में अच्छे से पता हो, तो दे कैन टेस्ट ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसको इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ। अब ये बात हुई कि उस दिन वो ट्रेड नहीं हुआ, नॉट ट्रेडेड ऑन दैट डे, फिर क्या होगा? सोचो सोचो स्टूडेंट, उस दिन वहां पे ना उस शेयर को किसी ने खरीदा है, उस कंपनी के शेयर्स को, ना किसी ने बेचा, बाय और सेल कुछ भी नहीं हुआ, यानी ट्रेडिंग ही नहीं हुई, तो क्या करेंगे? इन दैट केस स्टूडेंट्स हमें देखना है क्लोजिंग प्राइस। बट मैम क्लोजिंग प्राइस कैसे लेना, क्लोजिंग प्राइस तो है ही नहीं, कंपनी के उस शेयर का तो ट्रेड ही नहीं हुआ, तो क्लोजिंग प्राइस तो तब आएगा ना जब ट्रेडिंग होगी। हमें स्टूडेंट उस केस में उसका क्लोजिंग प्राइस देखना है ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग दैट डे जहां पर उसका कुछ ना कुछ ट्रेड हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बात कर रहा है 23 अगस्त की, ठीक है, इस दिन ट्रेड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, ट्रेड नहीं हुआ, तो इससे एग्जैक्टली वो डेट देख लो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 तारीख को ही यहाँ कोई ट्रेड हुआ था, उसके बाद ट्रेड नहीं हुआ, तो 20 अगस्त का देख लो कि क्लोजिंग प्राइस क्या है, उसी को एफएमवी मानेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को नहीं, सिर्फ क्लोजिंग को। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, लिखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर on such recognized exchange, on that recognized exchange, मैं ना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को अब आरएससी लिख रही हूँ फॉर द शॉर्ट फॉर्म, आप पूरा लिख लेना। ऑन दैट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे, on a immediately preceding date, on an immediately preceding date, closest, closest यानी जो सबसे पास की डेट है जिसपे उस दिन वहां पे कोई ट्रेड हुआ था, closest to the date, closest to the date, closest to the date of exercising the option, of exercising the option. Is it clear to all of you? ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो यानी अगर ट्रेड हुआ था तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग देख रहे हैं ऑफ दैट डे, लेकिन अगर ट्रेड नहीं हुआ तो उसके पिछले दिन का जो भी जब भी ट्रेड हुआ उसका सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग देखना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 2 आ रहा है। केस नंबर 2 क्या है?
उसमें तो उसने कह दिया, सिंपल सी बात है कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग थी, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा पे लिस्टिंग है। तो देखो, लिस्टेड ऑन मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है तो बोला अब बताओ फिर क्या करोगे, फिर कौन से वाली रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग देखनी है। लिखा स्टूडेंट, पहले तो बोल रहे एक से ज्यादा पर है और शेयर्स सॉरी शेयर्स जो हैं वो इनमें से चाहे किसी में भी लेकिन ट्रेड हुआ है उस दिन, एंड शेयर्स आर ट्रेडेड यानी बाय सेल हुआ चाहे किसी में भी हुआ बट हुआ है उस दिन, एंड शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन दैट डे on on any of the exchanges, मैम अगर दो पे हो गया अभी बताती हूँ, पहले देख तो लो, तो एटलीस्ट वन पे तो ट्रेड हुआ हो। ठीक है, इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे ना, अब उसने ये बोल दिया, यहाँ समझो एक बार कि ये जो कंपनी है ना, ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो गया 1 2 3, इस पे ये तीनों पे जो है जाके कंपनी का शेयर दिन ट्रेड हो रहा था जिस दिन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया। फॉर एग्जांपल 23 अगस्त को इसने कहा यहाँ पर कितने वॉल्यूम का हुआ है 10,000, यहाँ पर 9,000 और यहाँ पे 5,000। नाउ किसका देखें या सबका देखें, नहीं, जिस पर हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है, जिस पे सबसे ज्यादा शेयर्स का ट्रेड हुआ है, यानी वॉल्यूम देखना है 10,000 वाला, तो आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट का देखो, ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? आओ लिखवा देती हूँ। देखो कहीं कोई डाउट है ना तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पे भी मेरे से अपनी क्वेरीज डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं करी है मेरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उस पर क्या होने वाला है ना, ये जो नोट्स है ये वहाँ पे मैं अपलोड भी कर दूंगी आपके लिए। यस, चलिए। अब यहाँ पर बात आई, इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमने क्या देखना है, ओपनिंग प्राइस देखना है, ओपनिंग प्राइस ऑन दैट डे जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, ऑन दैट डेट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज का, विच रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वॉल्यूम इन ट्रेडिंग, जिसने सबसे ज्यादा जो है उस दिन ट्रेडिंग करी है, which records the highest volume in trading। ठीक है, साथ के साथ उसी स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग प्राइस देख लेंगे और वी कैन राइट द क्लोजिंग प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट डे। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2, इसको अगेन इसका एवरेज निकाल लेंगे, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, दिखा देती हूँ। क्लियर है? चलो ये भी समझ आ गया। अब यहाँ पे बात हो रही है केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या हो सकता है, कोई सोच के मुझे बताएगा। मैम केस नंबर 3 मस्ट बी ना कि अब क्या हो रहा है, एक से ज्यादा पे वो लिस्ट था लेकिन कहीं पे भी उसकी ट्रेडिंग उस दिन नहीं हुई, तो क्या करोगे, आओ देखते हैं। ठीक है, तो केस 3 हमारे पास आता है, लिस्टेड ऑन मोर देन वन एक्सचेंज। अब तो ऑन मोर देन वन एक्सचेंज, लेकिन केस नंबर 2 में वहां पे जो है उस दिन ट्रेडिंग हो गई थी, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई। लिस्टेड ऑन मोर देन वन एक्सचेंज बट shares are not traded on that day, but shares are not traded, किसी भी एक्सचेंज पे उस दिन कोई ट्रेड नहीं हुआ, are not traded on that day on any exchange। दो तो छोड़ो, एक तक पे भी नहीं हुआ, किसी पे भी नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है, देखो अब यहाँ ना कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बात समझो मेरी। जब ऐसा हुआ था इन द केस जहां पर सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर जो शेयर है वो लिस्ट था, तो हमने क्या किया था भाई, जिस दिन भी उससे पिछले दिन जब भी ऐसा हुआ कि वहां पे ट्रेडिंग हुई है, तो आप एक काम करो, उसी दिन का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग उसी दिन का क्लोजिंग प्राइस देख लो, यही कहा था। अब यहाँ क्या होगा, अब इसने कहा कि एक काम करो, अगर ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड था, एक पे भी ट्रेड नहीं हुआ, तो आप क्या करो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस केस में हमारे पास 2 या इससे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं ना, तो ये देख लो इन तीनों में से उस डेट से पहले, फॉर एग्जाम्पल 23 अगस्त था, तो जो भी उससे पहली डेट हुई उस पे हाईएस्ट वॉल्यूम किसने रखा था ट्रेडिंग का। सपोज अब मान लो यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम जो है 2 ने रखा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उससे पिछले दिन जो है इसने 5,000 शेयर्स का ट्रेड किया, इसने 10,000 का और इसने 8,000 का,
तो हाईएस्ट किसका हुआ, 2 का ना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज 2 का। इसका क्लोजिंग प्राइस देख लो, दैट विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस। क्लियर है सबको? एनी डाउट, एनी क्वेरी? ठीक है, चलिए लिख लेते हैं अब इस बात को। लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फटाफट से देखिए, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर, क्लोजिंग प्राइस, closing price of the share on any recognized stock exchange, on any recognized stock exchange, किसी पे भी किया हो बट ट्रेड किया हो, which records on any recognized stock exchange which records the highest volume in trading, which records the highest volume in trading, because ऐसा हो सकता था ना पिछले दिन भी तीनों ने ट्रेड कर दिया तो फिर किसका लें, तो जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम दिया था ट्रेडिंग का, which records the highest volume of trading। लेकिन कौन सी डेट पे देखना है, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन सच शेयर, ऑब्वियसली जिस शेयर की बात हो रही है यहाँ पे उसी की बात होगी, इन सच शेयर एज ऑन इमीडिएटली, एकदम पहले जो डेट आएगी, एज ऑन इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट, एज ऑन इमीडिएटली प्रिसीडिंग, एज ऑन इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। क्लोजेस्ट जो भी सबसे पहली और सबसे पास की डेट आ रही हुई, क्लोजेस्ट टू डेट of exercising option, of exercising option। I hope ये भी सबको क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का। इसके यहाँ पर 3 केस ही बनते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता, कहीं से क्वेश्चन आ जाए वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है, अभी तक हमने बात करी थी लिस्टेड के केस की, अब क्या बात करेंगे हम, अनलिस्टेड का केस हुआ तो क्या रहेगा, आ जाओ देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सो इन द केस अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो क्या रहेगा। सेकेंड अब हमारे पास आ गया अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ये डल लग रहा है ना कलर, है ना, हाँ अभी इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ जो ये हाईलाइट हो सके। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अब इसके केस में क्या रहेगा, अनलिस्टेड का मतलब होता है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। ठीक है, कहीं कोई लिस्टिंग उनकी हुई नहीं। अब एक बात बताओ, अगर लिस्टिंग हुई नहीं है तो क्या आप ये कह सकते हो अरे एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज, कहीं नहीं हुई है, और कहीं अगर लिस्टिंग नहीं हुई है तो ऑब्वियसली इसका मतलब उनका ट्रेड भी नहीं हो रहा स्टॉक एक्सचेंज पे। तो हम ये भी नहीं देख सकते कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस नहीं, इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या रहता है ना स्टूडेंट, ऐसे केसेस में सेबी ने बोला, ठीक है, सेबी आया, सेबी ने कहा देखो मेरा तो काम ही है टू प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टर्स, उसका काम ही है शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक अपना ऑथराइज कर रहा हूँ एक पर्सन को जो कि ऐसे शेयर्स की वैल्यू जो है कंपनीज के लिए डिटरमाइन करेगा, और उस पर्सन को जिसको सेबी ने ऑथराइज किया है उसको कहते हैं कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है, दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी, ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी बन जाए, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब ये जो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी, ये जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू डिटरमाइन बाय देम, इन्होंने जो वैल्यू डिटरमाइन करी है उस शेयर की उस कंपनी के लिए, उसी को हम मान लेंगे कि दैट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो वैल्यू डिटरमाइंड बाय दिस पर्सन, बाय दिस पर्सन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया सबको। ठीक है, तो ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट जितनी भी उसने वैल्यू बताई है उसको ही हम एफएमवी मान लेंगे, ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट जब ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट। अब नेक्स्ट हमारे पास, मैंने आपको कैटेगरी नंबर 3 क्या बोली थी स्टूडेंट, जल्दी से बताओ कैटेगरी 3 क्या थी हमारे पास, कि शेयर नहीं है, इफ इट्स अ सिक्योरिटी तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स अगर जो वो है दिस इज नॉट अ शेयर, दिस इज अ सिक्योरिटी, तो वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करता है एक मर्चेंट बैंकर, वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर। रुको एक मिनट, यहाँ लिख लो पहले तो कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नॉट बीइंग एन इक्विटी शेयर, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी not being an equity share, not being an equity share। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दिस केस वैल्यू जो कि मर्चेंट बैंकर है वो डिटरमाइन करेगा, वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द मर्चेंट बैंकर, वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर। ठीक है, उसी को हम फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे।
ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें जो है वो प्रिस्क्राइब मेथड कहता क्या है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को अरे यार रेक्टाफिकेशन करनी पड़ेगी, रेक्टाफिकेशन नहीं करनी दोस्तों, हमें करना क्या है, इसको लॉजिक के साथ समझना है। आई होप सबको समझ आया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं ईसोप से रिलेटेड और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगी, वो एक ही क्वेश्चन इस पे से बनता है, तो आपको जो है काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कॉम्प्रिहेंसिव जब करेंगे तब कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है रिलेटेड टू द ईसोप, इसमें क्या है, अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप है, ठीक है, एलिजिबल स्टार्टअप है, मैम हर कोई अपने आप को एलिजिबल स्टार्टअप मान लेगा, नहीं स्टूडेंट, विच इज रेफर टू इन सेक्शन 80 IAC, ठीक है, 80 IAC में जिसके बारे में बात की हुई है। अब ऐसे केसेस में अगर ये, एक मिनट को मैं क्लियर लिख देती हूँ, इस एलिजिबल स्टार्टअप ने अपने एम्प्लॉयज को क्या किया है, अपने किसी भी एम्प्लॉय को ईसोप इशू किया है, ईसोप इशू किया है, ठीक है। अब बात आई कि मैम एलिजिबल स्टार्टअप है तो इसके एम्प्लॉयज को कुछ फायदा होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल फायदा है। अगर ये एक नॉर्मल कंपनी होती तो जिस टाइम पर इसने इक्विटी शेयर इसको इशू करा होता, उसी डेट को क्या होता, उसकी टैक्सेबिलिटी राइज हो जाती। बट इफ दिस इज द केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टर्स रेफर टू इन सेक्शन 80 IAC, सो इन दैट केस एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर सकता है। डेफर का मतलब है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को पोस्टपोन कर सकता है, डेफरमेंट। अब डेफरमेंट कैसे होगी ये सुनो। उसके पास स्टूडेंट्स ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकता है। देखिए, पहला तो उसको बोला कि जिस दिन आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है, उसको ये बोला गया कि देखो हम आपका ना टैक्स बर्डन रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर एम्प्लॉयर ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, उनको एलिजिबल स्टार्टअप का फायदा दे दिया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा रहा है। रिड्यूस मतलब कम कर दिया, पे नहीं, पे करनी है, आज की तारीख में पे मत करो, नॉट इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर गेटिंग द ईसोप्स फ्रॉम सच एम्प्लॉयर विच इज एन एलिजिबल स्टार्टअप। आप क्या कर सकते हो, आज की जगह 5 साल बाद टैक्स पे कर देना, हम कुछ नहीं कह रहे, बस इस कंपनी के साथ, इस स्टार्टअप के साथ जुड़े रहना। मतलब उसने ये बोला आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को पोस्टपोन कर सकते हो। तो आज मान लो 1 लाख का टैक्स देना था, उसमें से 50,000 और फॉर दीज इक्विटी शेयर्स, तो उसने कहा आज मत दो, बाद में दो, तो आज के लिए टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, अब सिर्फ 50 देना है बैलेंस वाला। तो उसने कहा सुनो, आप एक काम करो, ये टैक्स लायबिलिटी जो इस FMV पे बन रही है वो आप हमें कब दे देना, आफ्टर द एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी, अब ये जो इसकी एक्चुअल टर्म है, लीगल लॉ की टर्म है, वो लिख लो, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 months, 48 months from the end of relevant assessment year, from end of relevant assessment year। अब स्टूडेंट्स जो लीगल इसकी लैंग्वेज थी वो मैंने व्हाइट मार्कर से लिख दिया, मैं आपको येलो मार्कर से समझा रही हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। अब मान लो प्रीवियस ईयर 2024-25 की बात हो रही है, तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 2025-26। उसने ये बोला फ्रॉम द एंड ऑफ दिस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2026 को, ठीक है। इसके आगे के 48 मंथ्स, देख लो मैम 48 मंथ्स कैलकुलेट, रुक जाओ स्टूडेंट्स, कैसी बातें कर रही हो, ठीक है, आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप मतलब प्रोफेशनल बन ही चुके हो ना। 48 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करो, 48 मंथ्स, एक साल में 12 मंथ्स, तो ये कितने साल कह रहा है, 4 साल। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 31 मार्च 2026 से नेक्स्ट 4 इयर्स तक आप इसको डेफर कर लो, उसके बाद टैक्स पे करना, यानी 2027, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029, ठीक है। एंड 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो 27, 28, 29, 30। इसने कहा आज मत दो, सोच भी नहीं सकते आज बैठ के हम 2030 के बारे में, उसने कहा आज मत दो टैक्स, आप हमको 31 मार्च 2030 को जो है इसका टैक्स पे कर देना, फ्रॉम द एंड ऑफ 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, नॉट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर होता 31 मार्च 2025 पे खत्म, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ब्लू मार्कर से बता रही हूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, ये जो साल है इसमें टैक्स पे करना था, लेकिन 1 असेसमेंट ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, ये सॉरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी प्रीवियस ईयर से हम बात करें तो उसने उसकी टैक्स लायबिलिटी को 5 सालों के लिए डेफर कर दिया। मैम अभी तो आपने 4 बोला, स्टूडेंट्स असेसमेंट ईयर को मिला के 5 हो गए ना,
समझे आप बात? तो चाहे लिखा आ जाए कि उसको अपने प्रीवियस ईयर से क्या करना है, 5 साल के लिए डेफर करना है, या फिर कहे रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 4 साल 48 मंथ्स के लिए डेफर करना है, द थिंग इज एक्चुअली सेम। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, या फिर क्या बोला, फर्स्ट तो टैक्स लाइबिलिटी डेफर कर दो, सेकेंड मैंने क्या बोला उसको क्यों कहा, बस कंपनी मत छोड़ना, कंपनी छोड़ दी तो फिर देखो इसका मतलब यहाँ उसने कहा, मैं 3 पॉइंट्स बता रही हूँ, तीनों में से जो भी सबसे पहली डेट आई आपको उसकी टैक्स लाइबिलिटी तब पे करनी है। पहला तो ये हो गया 5 साल वाला प्रीवियस ईयर से। सेकंड उसने बोला या फिर आप एक काम करो, व्हेन यू आर लीविंग द कंपनी, जिस टाइम आप कंपनी लीव कर रहे हो, अब कंपनी लीव कर रहे हो यानी जिस स्टार्टअप के लिए हम आपको फायदा दे रहे थे आप उसी को छोड़ के जा रहे हो, तो आप उस टाइम पे हमें टैक्स पे करो। थर्ड उसने बोला या फिर आपने अपने शेयर्स जो है सेल कर दिए, सेल द शेयर्स। अरे हमने एक तो आपको फायदा दिया, आप उन शेयर्स को सेल कर रहे हो यानी उससे प्रॉफिट कमाओगे लेकिन हमें टैक्स नहीं दोगे, नहीं। तो विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों डेट में से जो भी पहले की डेट आएगी उसको टैक्स तब पे करना है। ठीक है, तो या तो प्रीवियस ईयर से 5 साल या रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल 48 मंथ्स एक्चुअली, या जब वो कंपनी छोड़ रहा है या फिर जो शेयर सेल कर रहा है, विच एवर इज अर्लियर उसको अपना टैक्स जो है तब पे आउट करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा मैंने भी आपको समझाया ना, ये था पूरा का पूरा ई सोप्स के बारे में। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया। अब बारी आती है इसका एक क्वेश्चन करने की। इसका एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको उससे और ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सीखा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में, स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि अगर एक तरीके से कंपनी जो है ना वो अपने इम्प्लॉयज को शेयर्स दे रही है, ऑफर दे रही है कि आप लोग हमारे शेयर्स ले लो, लेकिन एट अ लेसर प्राइस देन द एफएमवी। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू से कम के प्राइस पे वो उनको ऑफर दे रही है। तो उस केस में अब हमें ये देखना है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि पर्क वैल्यू क्या रहेगी, या फिर जब वो आगे किसी और को सेल करेगा एम्प्लॉय तो उस केस में क्या रहेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द स्वेट इक्विटी शेयर जो मैंने भी आपको टॉपिक करवाया। आओ, सो ए बी कंपनी लिमिटेड, एक मिनट रुकिए, या AB Company Limited allotted 1000 sweat equity shares to Shri Chand in June 2023। जून 2023 में क्या हुआ, एक AB कंपनी लिमिटेड है यानी एक कंपनी है, उसने क्या किया, अपने 1000 स्वेट इक्विटी शेयर, अब जहाँ पे वर्ड आ गया ना स्वेट इक्विटी शेयर, तो बिना सोचे समझे ये मान लेना, ये समझ जाना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है कि स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ये कंफ्यूज मत होना कि इसने तो यहाँ पर लिखा नहीं कि एम्प्लॉय को दिया। स्वेट इक्विटी शेयर आर बेसिकली फॉर द पर्पज कि वो एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे, वो और किसी को नहीं दिए जाते। ठीक है ना, तो उसने 1000 स्वेट इक्विटी शेयर्स को अलॉट कर दिए। ठीक है, अब शेयर्स वर अलॉटेड एट ₹200 पर शेयर अगेंस्ट द एफएमवी ऑफ ₹300 पर शेयर। उसने अलॉटमेंट प्राइस क्या रखा है उसका, यानी कितने पे उसको दिए हैं शेयर, ₹200 पे, ₹200 पर शेयर। ओके, और उसकी एफएमवी कितनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ₹300 पर शेयर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा केस आपके साथ होता कि एक सामान जो मार्केट में ₹300 का मिलता है लेकिन आपको आपकी कंपनी ₹200 का दे रही है, तो आपके अकॉर्डिंग उसकी परचेज वैल्यू क्या रहनी चाहिए, यानी सिंपल लाइन में बोलूँ तो आपको कितने अमाउंट का फायदा हो गया, कितनी इनकम हुई। मैम, मार्केट में जो सामान ₹300 का मिल रहा था हमें 200 का मिला है, यानी ₹100 पर शेयर का हमें फायदा हो गया। क्लियर? लिख लेंगे एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कि क्या कह रहा है वो, कि यहाँ पर किस तरीके से निकाला जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, पूरा लिख लोगे, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना अमाउंट उससे ले लिया, 300 का शेयर था, मार्केट वैल्यू 300 थी, ₹200 लिए यानी ₹100 का परचेज वैल्यू आ गई, ₹100 की इनकम हो गई। अब ₹100 पर शेयर है, यहीं तक छोड़ दिया तो एग्जामिनर ऑब्वियसली मार्क्स कट करेगा, फिर आप बोलोगे अरे इंस्टीट्यूट तो बिना मतलब के मार्क्स कट करता है, बट ऐसा नहीं है, गलती हमारी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, तो पर्क वैल्यू कितनी हो जाएगी, परचेज्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स, हमने 1000 शेयर का निकालना है, 1000 शेयर्स इनटू ₹100 पर शेयर, 1000 मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, 1000 शेयर्स इंटू ₹100 पर शेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ गया? तो यानी ₹1,00,000 की जो है उसकी यहाँ पे
फायदा हो गया। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 1,00,000 रुपीज। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं क्या है। In the case of subsequent sale of those shares by Srichand, what would be the cost of acquisition of these shares? अब इसको समझने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक कैपिटल गेन कर रखा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया सुनो क्या होता है। अगर मान लो श्रीचंद के पास 1000 शेयर में, ध्यान से समझना इस बात को, उसने ये 1000 शेयर्स कंपनी से लिए थे। यस, कितने के लिए थे? 200 रुपए पर शेयर के। उसकी एफएमवी कितनी थी? 300 रुपीज पर शेयर। ठीक है, उसने ये आगे अब किसी और को सेल कर दिए। जब वो सेल करेगा तो ये पूछ रहा है उसको कितना कैपिटल गेन हुआ। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, वो हमारा बिजनेस नहीं है, बस हमने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया आगे, तो उस पर जो इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या है, कैसे है, कैपिटल एसेट क्या होती है, सब कैप गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कोई चीज, नॉर्मली बात कर रही हूँ कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी 1,00,000 रुपए की, उसको सेल कर दिया 3,00,000 रुपए में, तो आपके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कितना आया? मैम, जितने की सेल करी, कितने की सेल करी? सेल प्राइस है स्टूडेंट्स 3,00,000 रुपीज। जितने में परचेज किया था लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वर्ड लिख रही हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जितने में उसको एक्वायर किया था। कितने का किया था? 1,00,000 रुपीज का। अब आपने 1,00,000 रुपए की एक चीज खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको 3,00,000 में सेल कर दिया। कितने में खरीदी? उस टर्म को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्वायर करने की क्या कॉस्ट थी? बैलेंस इज योर कैपिटल गेन। अब इस केस में वो कह रहा है कि देखो यहाँ शेयर्स के केस में, मैं एक मिनट ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको येलो मार्कर से लिख रही हूँ जिससे कि आप और अच्छे से उसको समझ सको। ठीक है, देखो वो कह रहा है, अब मैं शेयर्स वाले केस पे आ रही हूँ जो एक्चुअल क्वेश्चन है क्लास का। वो ये कहता है देखो हमने इसको सेल कर दिया शेयर्स को। ठीक है, कितने का सेल करा है? लेट्स सी, शेयर उसने सेल करा श्रीचंद ने। अच्छा, वो कह रहा है मान लो सब्सिक्वेंट शेयर सेल होने हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? लेट सपोज कि उसने सेल प्राइस एक्स है। अब वो कह रहा है कि हम कितना माने कि हमने ये कितने में खरीदा था, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखनी है हमें, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको निकाल के बतानी है। सिंपल बात है, अगर सोचें 200 रुपए में खरीदा था, नहीं, हमने उसको 200 रुपए में खरीदा था, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू तो 300 रुपए थी, तो 200 रुपए को एक्विजिशन कॉस्ट मानेंगे या 300 रुपए को? दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन हियर। लेट्स सी किसमें क्या रहता है। अब स्टूडेंट्स ऐसे केस में कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि हमने जो शेयर्स हैं वो आगे सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हैं, एफएमवी कुछ और थी, हमने किसी और रेट पे एक्वायर किया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ली जाती है, हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन 49। अभी उस सेक्शन नंबर को भी मत सोचना क्योंकि वो कैपिटल गेन का सेक्शन है, वहीं पे मैं आपको अच्छे से उसको पढ़ाऊंगी। वैसे एक हिंट दे दिया। तो उसमें क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमें लेनी है वो हमें लेनी होती है फेयर मार्केट वैल्यू, यानी 300 रुपए। मान लो अब ये शेयर उसने आगे 1,000 रुपए में सेल किया होता तो हम ये ना कहते हमने 200 में खरीदा, हम कहते हमने 300 में खरीदा था, 700 रुपए का उसको बेनिफिट हो गया। अब ऐसा क्यों, 300 में क्यों मान रहे हैं? हमने खरीदा तो 200 में था। अब समझो इसका लॉजिक, हमने उसको 200 रुपए में खरीदा था, यस, 100 रुपए का हमने उस पर क्या किया था वहां पर, जब उसने, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कहा कि 100 रुपीज पर शेयर जो है उसको पर की वैल्यू मिल गई इस 100 रुपए पे, यानी 100 रुपए की उसकी हमने इनकम मान ली थी उसी साल में जब उसने खरीदा। तो वो जो 100 रुपए की हमने इनकम मान के उस पर टैक्स पे कर दिया था ना, तो इस वजह से उसने कहा कि हम इसको 200 नहीं बल्कि जिसपे हमने टैक्स भी पे कर दिया है, यानी कंबाइंड वैल्यू जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आई है वो हमें देखनी है। ठीक है, ये था इसके पीछे का लॉजिक। अब रूल समझ लो। सो रूल इज, ऐसे केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो हमेशा एफएमवी लेनी है। अगर सिंपल सी लाइन समझनी है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे केसेस में उसकी एफएमवी लेनी है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेनी। इसका मतलब इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी ₹300 पर शेयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो 1000 शेयर्स के लिए आ गई 3,00,000 रुपीज। बोलो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट है? नहीं, ग्रेट। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ईसोप, वो यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, और वी कैन से द स्वेट इक्विटी शेयर्स। आई होप सबको अच्छे से ये समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी है सो यू कैन डेफिनेटली टेक योर क्वेरीज।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज ले सकते हो। आप यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ले सकते हो। इफ़ यू वांट तो आप क्या कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर लो, वैसे भी कर लो, क्योंकि जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ आपको मेरी ऐप पे मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको क्वेरी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैम इसमें ना ये वाली चीज़ और करवा दो, तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इनकम टैक्स और जीएसटी का सिलेबस जो है फॉर द जनवरी 26 अटेम्प्ट आपको हम यहीं पे करवाने वाले हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो कल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फॉर द चैप्टर सैलरी, और हाँ कल से आपका जीएसटी भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। यस बाय।